एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया जाए और उनसे कुछ ज्ञान की बातें सुनी जाएं। गांव के लोग अक्सर उन्हें हंसी मजाक करते देखते थे, लेकिन वे जानना चाहते थे कि क्या उनके पास असली ज्ञान भी है या नहीं। गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन को आदरपूर्वक बुलाया गया और सम्मान की गद्दी पर बैठाया गया। गांव के मुखिया बोले, मुल्ला, हम चाहते हैं कि आप हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दें। कोई ऐसी बात बताएं जिससे हमारी बुद्धि खुल जाए। मुल्ला ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोले, क्या आप सबको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं? गांव वाले चौंके। कुछ ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। मुल्ला ने गहरी सांस ली, खड़े हुए और बोले, जब आप पहले से कुछ नहीं जानते तो मेरा बोलना बेकार है। यह कहकर वे सभा छोड़कर चल दिए। गांव वाले अवाक रह गए। कुछ हंसने लगे, कुछ नाराज हो गए। अरे, यह क्या मजाक था? हम ज्ञान सुनने आए थे और मुल्ला हमें मूर्ख बनाकर चला गया। गांव के लोग फिर से उनके पास गए और बोले, मुल्ला, हमें फिर से उपदेश दीजिए, अब की बार सही में। मुल्ला फिर सभा में आए और पहले की तरह बोले, क्या आप सबको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं? इस बार गांव वालों ने चालाकी दिखाते हुए कहा, हाँ, हमें पता है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर आप पहले से जानते हैं तो मेरा बोलना बेकार है। यह कहकर वे फिर सभा छोड़कर चल दिए। अब गांव वाले पूरी तरह परेशान हो चुके थे। उन्हें लगने लगा कि मुल्ला उनके साथ खेल कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि इस बार वे उन्हें फंसाएंगे। गांव के लोग तीसरी बार उनके पास गए और बोले, मुल्ला, आखिरी बार हमें सच्चा उपदेश दीजिए, हम अब कोई मजाक नहीं चाहते। मुल्ला फिर से सभा में आए और वही सवाल किया, क्या आप सबको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूं? इस बार गांव वालों ने चालाकी से दो हिस्सों में जवाब दिया। आधी भीड़ ने कहा, हाँ, हमें पता है। आधी भीड़ ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। मुल्ला ने जोर से ताली बजाई और बोले, बहुत बढ़िया। अब जिन्हें पता है वे उन लोगों को बता दें जिन्हें नहीं पता। और इसी तरह सारा ज्ञान दुनिया में फैलता है। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वालों को पहली बार समझ में आया कि ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाली मशाल की तरह है। जब तक कोई ज्ञान को आगे नहीं बांटेगा, तब तक वह व्यर्थ रहेगा। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, मुल्ला, आपने हमें सच्चा उपदेश दिया है। अब हमें समझ में आया कि ज्ञान सिर्फ सुनने की चीज नहीं, बल्कि बांटने की चीज है। मुल्ला मुस्कुराए, अपनी पगड़ी ठीक की और धीरे से बोले, ज्ञान कोई भारी चीज नहीं जिसे उठाना मुश्किल हो, लेकिन इसे समझना और सही तरीके से बांटना हर किसी के बस की बात नहीं। गांव वालों ने तालियां बजाईं और इस बार वे हंसे नहीं, बल्कि सोच में पड़ गए। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठे हुए अपनी टूटी हुई चारपाई की मरम्मत कर रहे थे। तभी एक आदमी उनके पास आया। वह बड़ा ही आलसी था, लेकिन अपनी बातों से दूसरों को बेवकूफ बनाने में माहिर था। मुल्ला साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने सुना है कि आप बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं। मुल्ला ने उसे देखा और मुस्कुराए, बिल्कुल। अगर जरूरत हो तो मदद करनी चाहिए। पर तुम्हें किस चीज की जरूरत है? आलसी आदमी ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास रोटी बनाने की ताकत नहीं है। अगर आप मेरे लिए 2 रोटियां बना दें तो मेरी जान बच जाएगी। मुल्ला समझ गए कि यह आदमी बस मुफ्त में काम करवाना चाहता है।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले आओ, फिर मैं तुम्हारी रोटियां बना दूंगा। आलसी आदमी ने लंबी सांस ली। अरे, अगर मेरे पास लकड़ियां लाने की ताकत होती तो मैं खुद ही रोटी बना लेता। मुल्ला ने मुस्कान दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बस आटा गूंध लो, मैं लकड़ियां ले आता हूँ। आलसी आदमी फिर आहें भरते हुए बोला, मुल्ला, अगर मैं आटा गूंध सकता तो क्या मैं रोटी बनाने के लिए किसी और की मदद मांगता। अब मुल्ला को उसकी आलसी चालाकी का तोड़ निकालना था। उन्होंने सिर खुजलाया और बोले, अच्छा ठीक है, तो बस इतना करो, तंदूर के पास बैठ जाओ ताकि जब रोटी बन जाए तो तुम खा सको। आलसी आदमी तुरंत बैठने लगा, लेकिन तभी मुल्ला ने हंसकर कहा, पर रुको, अगर तुम्हें बैठने की भी ताकत नहीं है तो शायद तुम्हें खाने की भी ताकत नहीं होगी। तो मैं तुम्हारी जगह रोटियां खुद ही खा लेता हूँ। यह सुनते ही आलसी आदमी हक्का बक्का रह गया। गांव वाले जो यह सब देख रहे थे, जोर जोर से हंसने लगे। आलसी आदमी शर्मिंदा होकर खड़ा हुआ और बोला, नहीं नहीं, मैं खुद ही अपना खाना बना लूंगा। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से आलसी आदमी को ऐसा सबक सिखाया कि वह फिर कभी दूसरों से मुफ्त में काम करवाने की नहीं सोच सका। गांव के लोग अब जब भी किसी आलसी को देखते तो हंसकर कहते, अगर खाना है तो खुद बनाओ, वरना मुल्ला तुम्हारी भूख भी खा जाएंगे। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को राज दरबार में बुलाया गया। बादशाह अपनी सोने की जड़ाऊ गद्दी पर बैठे थे और दरबारियों की भीड़ लगी थी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी चतुराई के कई किस्से सुने हैं, लेकिन क्या तुम ऐसा काम कर सकते हो जिसे कोई और न कर सके। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, काम बताइए, फिर देखिए। बादशाह ने ताली बजाई और 2 सेवकों को बुलाया। वे एक बहुत बड़ी चांदी की थाली में कुछ लेकर आए। जब ढक्कन हटाया गया तो सबने देखा, थाली में सिर्फ दूध का कटोरा रखा था। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। बादशाह बोले, मुल्ला, तुम्हें यह दूध पूरे महल में इस तरह बांटना है कि हर आदमी को बराबर हिस्सा मिले, लेकिन कटोरा और थाली ज्यों का त्यों भरा रहे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो इनाम मिलेगा, वरना सजा। दरबारी हंसने लगे, अब तो मुल्ला की समझदारी का भेद खुल जाएगा। मुल्ला ने दूध की ओर देखा, फिर दरबारियों की ओर, फिर धीरे से बोले, हुजूर, अगर मुझे इसे बांटना है तो क्या मैं अपनी मर्जी से बांट सकता हूँ। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, बस शर्त यही है कि कटोरा और थाली भरे रहनी चाहिए। मुल्ला ने सिर हिलाया और दरबार में घूमते हुए बोले, महल के सारे बुद्धिमान लोग ध्यान दें, मैं यह दूध बांटने जा रहा हूँ, लेकिन जो इसे पिएगा उसे सच्ची बात कहनी होगी, चाहे वह बादशाह के खिलाफ ही क्यों न हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने कटोरा उठाया और एक मंत्री की ओर बढ़ाया। लीजिए हुजूर, सबसे पहला घूंट आप लें और फिर कोई एक सच्ची बात कहें। मंत्री घबरा गया। अगर उसने सच्चाई बोल दी तो शायद बादशाह नाराज हो जाएंगे। उसने हाथ जोड़ लिए, माफ कीजिए मुल्ला, मैं दूध नहीं पी सकता। मुल्ला मुस्कुराए और दूसरे दरबारी के पास गए। लीजिए, अब आप लीजिए। वह भी डर के मारे पीछे हट गया। धीरे धीरे सभी दरबारी यही कहने लगे, नहीं नहीं, हम दूध नहीं पी सकते। मुल्ला ने कटोरा उठाया, वापस थाली में रखा और बादशाह से बोले, हुजूर, मैंने दूध बांट दिया। हर आदमी को बराबर हिस्सा मिला, लेकिन किसी ने नहीं लिया। अब कटोरा भी भरा है और थाली भी।
दरबार में ठहाके लग गए। बादशाह भी मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम्हारी इनाम के हकदार हो। सीख। मुल्ला ने अपनी चतुराई से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से जीतती है। और कभी कभी सच बोलने का डर ही सबसे बड़ा असंभव कार्य होता है। कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में शहर से 3 प्रसिद्ध ज्ञानी आए। वे बड़े बड़े ग्रंथों के ज्ञाता थे और खुद को दुनिया के सबसे समझदार लोगों में गिनते थे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और सम्मानपूर्वक कहा, हमारे गांव में भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन। क्यों ना आप उनकी परीक्षा लें। तीनों पंडित मुस्कुराए और बोले, हूँ, सुना तो है इनके बारे में, लेकिन क्या ये सच में बुद्धिमान हैं या बस मजाक करने वाले। गांव के चौपाल में सभा लगी। मुल्ला को बुलाया गया और तीनों ज्ञानी उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। पहला सवाल, सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है? पहले ज्ञानी ने पूछा। मुल्ला, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? मुल्ला ने बिना समय गवाए जवाब दिया, सोच। ज्ञानी हंसकर बोले, यह कैसे हो सकता है? मुल्ला मुस्कुराए, बहुत आसान। अभी आपने सवाल किया और मेरे दिमाग ने पलक झपकते ही जवाब सोच लिया। इससे तेज कुछ नहीं हो सकता। सभा में तालियां बज उठीं और पहले ज्ञानी निरुत्तर हो गए। दूसरा सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? दूसरे ज्ञानी ने चुनौती देते हुए पूछा। अच्छा, तो यह बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, वो नींद जो चिंता मुक्त व्यक्ति सोता है। ज्ञानी चौंक गए। यह क्या तर्क हुआ? मुल्ला मुस्कुराए, सोने के महल में सोने की चारपाई पर भी अगर किसी के मन में चिंता है तो उसे नींद नहीं आएगी। लेकिन एक गरीब भी अगर निश्चिंत है तो जमीन पर भी चैन की नींद सो सकता है। इसलिए चिंता मुक्त नींद सबसे कीमती चीज है। गांव वाले प्रभावित हुए और दूसरा ज्ञानी चुप हो गया। तीसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? तीसरे ज्ञानी ने गहरी सांस लेकर पूछा। तो फिर यह बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मुल्ला ने हंसकर कहा, सबसे बड़ा झूठ है, कल मैं यह काम कर लूंगा। ज्ञानी चौंके, यह कैसे? मुल्ला समझाने लगे, हर इंसान सोचता है कि वह कल कोई बड़ा काम करेगा, कल से मेहनत करेगा, कल से सच बोलेगा, कल से बुराइयां छोड़ेगा। लेकिन जब कल आता है तो वह वही काम नहीं करता। इसलिए कल मैं यह कर लूंगा सबसे बड़ा झूठ है। सभा में जोरदार ठहाके लगे और तीसरे ज्ञानी भी निरुत्तर हो गए। ज्ञानी हार गए, लेकिन क्या सीखा? तीनों ज्ञानी समझ गए कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से भी आता है। उन्होंने मुल्ला से हाथ जोड़कर कहा, हम यह सोचकर आए थे कि तुम्हारी परीक्षा लेंगे, लेकिन असली परीक्षा तो हमारी ही हो गई। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमानी सिर्फ सवाल पूछने में नहीं बल्कि सही जवाब पहचानने में भी होती है। गांव वालों ने जोरदार तालियां बजाईं और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि तेज दिमाग और मजेदार तर्कों से भी आती है। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। बातचीत के दौरान एक आदमी ने कहा, मुल्ला, इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं। मुल्ला हंसे और बोले, सच कहा। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़े मूर्ख कौन हैं? आदमी चकरा गया। कैसे बताएं, मुल्ला? मूर्ख तो बहुत हैं।
मुल्ला मुस्कराए और बोले, अच्छा तो चलो एक शर्त लगाते हैं। मैं आज 3 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर दिखाऊंगा। गांव वाले उत्सुक हो गए। ये तो मजेदार होगा मुल्ला। बताओ कौन है वे 3 मूर्ख। पहला मूर्ख। मुल्ला गांव के बाहर गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक कुएं के पास खड़ा होकर जोर जोर से रो रहा था। मुल्ला ने पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? आदमी ने सुबकते हुए कहा, मेरी पगड़ी कुएं में गिर गई है। मुल्ला बोले, तो फिर जाओ और उसे निकाल लो। आदमी रोते हुए बोला, कैसे निकालूं मुल्ला? मैं तो कुएं में अपनी परछाई देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि मैं ही गिर गया हूं। मुल्ला ने सिर पकड़ लिया। अरे भाई, यह तुम्हारी परछाई है, तुम खुद कुएं में नहीं गिरे। लेकिन वह आदमी समझने को तैयार ही नहीं था। मुल्ला हंसकर गांव वालों से बोले, पहला मूर्ख मिल गया। गांव वाले ठहाका लगाकर हंस पड़े। दूसरा मूर्ख। अब मुल्ला आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर बैठा है, लेकिन उसने दोनों पैर हवा में उठा रखे हैं और केवल घोड़े की गर्दन पकड़ रखी है। मुल्ला ने पूछा, भाई यह क्या कर रहे हो? आदमी घबराए हुए स्वर में बोला, अरे मुल्ला, मैंने सुना है कि अगर घोड़े पर बैठो तो पैरों को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, वरना गिर सकते हैं। मुल्ला ने अपनी पगड़ी उतारकर जमीन पर पटक दी और बोले, अरे भाई, तुम घोड़े पर बैठे हो। अगर पैर जमीन पर नहीं टिकाओगे तो कैसे संभलोगे? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा करने से गिरने का खतरा कम होता है। मुल्ला मुस्कराए और गांव वालों से बोले, दूसरा मूर्ख भी मिल गया। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तीसरा मूर्ख, सबसे बड़ा खुलासा। अब सबकी नजरें मुल्ला पर थीं। मुल्ला, अब तीसरा मूर्ख कौन है? मुल्ला ने लंबी सांस ली और हंसते हुए बोले, तीसरा मूर्ख मैं खुद हूं। गांव वाले चौंक गए। तुम क्यों मुल्ला? मुल्ला ठहाका लगाकर बोले, अरे भाइयों, मैं अपनी सारी अक्ल लगाकर मूर्ख ढूंढ रहा हूं, जबकि यहां तो चारों तरफ मूर्ख भरे पड़े हैं। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। गांव में यह कहानी मशहूर हो गई कि मुल्ला ने खुद को तीसरा मूर्ख घोषित कर दिया था, और हर कोई इस मजेदार किस्से को सुन सुनकर ठहाके लगाने लगा। तो बताइए, कभी कभी हम भी बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हम खुद मूर्ख लगने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई मजेदार वाकया हुआ है? अगर यह कहानी पसंद आई तो और भी मजेदार किस्सों के लिए जुड़े रहिए। गांव वाले हंसते हंसते बोले, मुल्ला, सच में तुमसे बड़ा कोई नहीं। तुमने मूर्खों की तलाश में खुद को ही लपेट लिया। मुल्ला मुस्कराए और बोले, अक्लमंद वही होता है जो अपनी मूर्खता को भी समझ सके। गांव में ठहाके गूंज उठे और मुल्ला अपने गधे पर बैठकर आगे बढ़ गए, शायद किसी नए मजेदार किस्से की तलाश में। अंत। कहानी 6। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में न्यायप्रिय राजा शासन करता था, लेकिन एक दिन उसके दरबार में ऐसा मामला आया जिसने राजा तक को असमंजस में डाल दिया। मामला था 2 व्यापारियों के बीच एक अनोखे सौदे का। पहला व्यापारी कह रहा था, महाराज, इस आदमी ने मुझसे 500 सोने की अशर्फियां उधार ली थीं और अब यह साफ मुकर रहा है। दूसरा व्यापारी झट से बोला, नहीं महाराज, मैंने कोई उधार नहीं लिया। यह झूठ बोल रहा है। अब राजा असमंजस में पड़ गया। दोनों के पास अपनी अपनी बात का कोई ठोस सबूत नहीं था, न कोई गवाह, न कोई लिखित दस्तावेज। राजा ने बहुत सोचा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अचानक राजा को मुल्ला नसीरुद्दीन की याद आई और उन्हें दरबार में बुलवाया।
मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह अपने पुराने गधे पर सवार होकर आए। दरबार में आते ही उन्होंने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मामला तो बड़ा गंभीर लगता है, लेकिन हल मुश्किल नहीं। सब लोग उत्सुक हो गए कि अब मुल्ला क्या करेंगे। मुल्ला ने पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुमने जब उधार दिया था तब कोई निशानी ली थी? पहले व्यापारी ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने सोचा था कि यह ईमानदार आदमी है, इसलिए मैंने बिना कोई दस्तावेज लिए ही पैसे दे दिए। मुल्ला ने फिर दूसरे व्यापारी से पूछा, और तुम बताओ, अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो क्या तुम्हें यह आदमी झूठा लग रहा है? दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, बिल्कुल महाराज, यह झूठा है। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, ठीक है, इसका फैसला गधे की मदद से करेंगे। सभी आश्चर्य में पड़ गए, गधा? गधा कैसे फैसला करेगा? लेकिन मुल्ला ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस राजा से अनुमति मांगी कि दोनों व्यापारियों को उनके गधे के साथ एक कोठरी में बंद कर दिया जाए। इस गधे में एक चमत्कारी शक्ति है, मुल्ला बोले, यह हमें बता देगा कि कौन सच बोल रहा है। राजा ने सोचा कि मामला दिलचस्प होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। दोनों व्यापारियों को अंधेरी कोठरी में भेज दिया गया, जहां सिर्फ मुल्ला का गधा था। कुछ देर बाद मुल्ला ने दोनों को बाहर बुलवाया और दरबार में पेश किया। फिर वह राजा से बोले, महाराज, न्याय का समय आ गया। सब लोग सांस रोककर मुल्ला की ओर देखने लगे। मुल्ला ने पहले व्यापारी से पूछा, जब तुम कोठरी में थे तो क्या तुमने गधे की पूंछ छुई? पहले व्यापारी ने डरते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा कि यह सच में कोई चमत्कारी गधा है, इसलिए मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। अब मुल्ला ने दूसरे व्यापारी की ओर देखा और वही सवाल दोहराया। वह तुरंत बोला, हाँ, मैंने गधे की पूंछ छुई थी। मुल्ला ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, यही तो सबूत है। राजा, दरबारी और दोनों व्यापारी अचंभित रह गए। मुल्ला ने राजा से कहा, महाराज, जब मैंने गधे को कोठरी में छोड़ा था तो उसकी पूंछ में काजल लगा दिया था। अगर कोई सच में गधे की पूंछ को छूता तो उसके हाथ पर काजल लग जाता। इस आदमी के हाथ बिल्कुल साफ हैं, इसका मतलब इसने झूठ बोला है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा मुस्कराए और बोले, मुल्ला, तुम सच में न्याय के धनी हो। सच्चा अपराधी पकड़ा गया। फैसला सुनाया गया, झूठ बोलने वाले व्यापारी को सजा मिली और ईमानदार व्यापारी को न्याय। दरबार समाप्त होने के बाद राजा ने मुल्ला से पूछा, तुमने इतनी चतुराई से इस मामले को सुलझा दिया, लेकिन मुझे अब भी एक बात समझ में नहीं आई। तुम्हारा गधा सच में चमत्कारी तो नहीं था, फिर तुमने यह तरकीब कहाँ से सीखी? मुल्ला मुस्कराए और धीरे से राजा के कान में कुछ फुसफुसाए। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उन्होंने गहरी सांस ली। परंतु उन्होंने ऐसा क्या सुना जो उन्हें भी स्तब्ध कर गया। और इस घटना के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई, जिससे बचने के लिए उन्हें अपनी सबसे चतुराई भरी चाल चलनी पड़ी। आगे क्या हुआ, जानने के लिए अगले भाग में देखिए, जब मुल्ला बना कर्ज से अमीर। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कर्ज में डूबकर भी अमीर बन सकता है? आम आदमी कर्ज से घबराता है, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी कुछ और ही कहती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव उनके दरवाजे पर भीख मांगने आ गया? सुनिए इस दिलचस्प कहानी को, जो आपको हंसी, चतुराई और रहस्य से भर देगी। राजा के दरबार में अपनी चतुराई से न्याय करने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम और भी मशहूर हो गया। लोग उन्हें बड़ा ज्ञानी और समझदार मानने लगे। लेकिन जैसा कि होता है, जब किसी की प्रसिद्धि बढ़ती है तो दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है। राजा के ही दरबार में एक मंत्री को मुल्ला की चालाकी अच्छी नहीं लगी।
उसने सोचा, अगर मुल्ला इसी तरह चतुराई दिखाता रहा तो एक दिन राजा मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा करने लगेगा। मंत्री ने मुल्ला को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली। उसने राजा से कहा, महाराज, चतुराई सिर्फ बातें बनाने में नहीं बल्कि असली दुनिया में भी साबित करनी पड़ती है। अगर मुल्ला सच में इतना ही बुद्धिमान है तो उसे यह चुनौती दी जाए कि वह बिना कुछ किए अमीर बनकर दिखाए। राजा को यह बात रोचक लगी। उन्होंने मुल्ला को दरबार में बुलाया और कहा, मुल्ला, हमने सुना है कि तुम हर समस्या का हल निकाल सकते हो। तो बताओ, अगर तुम्हें बिना कोई मेहनत किए अमीर बनने का मौका मिले तो क्या तुम यह कर सकते हो? मुल्ला मुस्कराए। बिल्कुल महाराज, बस मुझे 1 महीना दें और मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं बिना कुछ किए ही अमीर बन सकता हूं। पूरा दरबार हंस पड़ा। क्या सच में? देखना, कहीं खुद ही कर्ज में डूब न जाना। मुल्ला ने दरबार से निकलते ही अपना पुराना गधा लिया और बाजार की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर घोषणा कर दी, सुनो सुनो, मैं खुद को सबसे गरीब व्यक्ति घोषित करता हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा और अब मुझे कर्ज चाहिए। गांव के लोग चौंक गए। अरे, ये क्या बात हुई? अभी तो राजा के दरबार में बैठे थे, अब अचानक गरीब कैसे हो गए? लेकिन मुल्ला का नाम बड़ा था। सबको लगा, अगर मुल्ला कह रहा है कि उसे कर्ज चाहिए तो जरूर कुछ सोचा होगा। गांव के लोग, जो सोचते थे कि मुल्ला हमेशा सही होता है, उसे पैसे देने लगे। मुल्ला, मेरी तरफ से 50 अशर्फिया। मुल्ला, मेरी तरफ से 100। देखते ही देखते मुल्ला ने पूरा गांव से इतना कर्ज इकट्ठा कर लिया कि वह सच में अमीर लगने लगे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जब राजा को खबर मिली कि मुल्ला गांव से हजारों अशर्फिया कर्ज के रूप में ले चुका है तो वे खुद आश्चर्य में पड़ गए। यह आदमी क्या कर रहा है? अगर यह सब कर्ज लेकर अमीर बन गया तो लौटाएगा कैसे? राजा ने दरबार में मुल्ला को बुलवाया। जब मुल्ला पहुंचे तो उनके पास ढेर सारे सोने और चांदी की अशर्फियां थीं। उन्होंने राजा के सामने थैली फेंकी और कहा, महाराज, मैं बिना मेहनत किए अमीर बन चुका हूं। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन तुम यह कर्ज चुकाओगे कैसे? मुल्ला हंसे, महाराज, यही तो असली चतुराई है। अब मैं इन लोगों को अपना कर्ज चुकाने के लिए एक नया रास्ता दूंगा, जिससे वे खुद ही मेरे पास दौड़े चले आएंगे। मुल्ला ने दरबार से निकलते ही एक और घोषणा कर दी, अब मैं उन लोगों को और अधिक धन दूंगा जो मुझे पहले कर्ज दे चुके हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होंगी। अब गांव के लोग, जो पहले ही मुल्ला को पैसे दे चुके थे, सोचने लगे, अगर हमने थोड़े और पैसे दिए तो हमें और ज्यादा फायदा होगा। और क्या हुआ? देखते ही देखते गांव वालों ने मुल्ला को और पैसे देने शुरू कर दिए, इस उम्मीद में कि वे अमीर हो जाएंगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मुल्ला का असली इरादा क्या था। जब राजा को यह सब पता चला तो उन्होंने फिर मुल्ला को बुलवाया और पूछा, तुमने यह क्या खेल रचा है? मुल्ला मुस्कराए और बोले, महाराज, यही तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब लोग सोचते हैं कि उन्हें बिना कुछ किए फायदा मिलेगा तो वे खुद ही अमीर बनने के चक्कर में अपना धन लुटाने लगते हैं। राजा हतप्रभ रह गए। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे पर अचानक पहरेदारों की हलचल हुई। एक अजनबी आदमी घबराया हुआ अंदर आया और बोला, मुल्ला, तुम्हारा कर्ज लेने वालों में से एक आदमी गायब हो गया है और उसके साथ ही तुम्हारे सारे पैसे भी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मुल्ला ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। राजा ने पूछा, अब क्या करोगे मुल्ला? मुल्ला हंसे और बोले, महाराज, यही तो खेल का असली मोड़ है। असली चतुराई तो अब दिखानी होगी।
लेकिन मुल्ला इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेंगे? क्या उनका पैसा हमेशा के लिए चला गया, या फिर उनके पास इस मुसीबत से बचने का कोई और अनोखा तरीका है? जानने के लिए अगले भाग में देखिए गधे की चोरी और मुल्ला की चालाकी। अगले भाग में जानिए कैसे मुल्ला ने अपने गधे की मदद से चोर को पकड़कर सारा पैसा वापस पाया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई गधा भी चोरी हो जाए और पूरा गांव उसे खोजने में जुट जाए? और क्या हो अगर चोर खुद आकर गधा लौटाने लगे? मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां उन्होंने अपनी चतुराई से न केवल अपना गधा वापस पाया बल्कि पूरे गांव को हक्का बक्का कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। दरबार में जैसे ही अजनबी ने कहा कि मुल्ला का कर्ज लेने वाला एक आदमी गायब हो गया है और उसके साथ सारा पैसा भी, राजा समेत सभी दरबारी सख्ते में आ गए। मुल्ला मुस्कराए और धीरे से बोले, तो चोर ने खेल शुरू कर दिया है। ठीक है, अब मेरी चाल की बारी। राजा ने पूछा, लेकिन तुम करोगे क्या? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बोले, महाराज, यह मामला सुलझाने के लिए मुझे मेरे गधे की जरूरत होगी। राजा हैरान रह गए। गधा? तुम्हारा पैसा चोरी हुआ है, गधा कैसे मदद करेगा? लेकिन जब मुल्ला अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पैसे ही नहीं बल्कि उनका गधा भी चोरी हो चुका था। अरे, यह तो दोहरी मुसीबत हो गई। गांव वाले भी चौंक गए। मुल्ला, अब तो तुम्हारा गधा भी चला गया। क्या अब भी तुम अपना पैसा वापस ला सकते हो? मुल्ला मुस्कराए। चोरी मेरे पैसे की हुई हो या गधे की, पकड़ूंगा तो चोर को ही। मुल्ला की चालाकी शुरू। मुल्ला ने गांव के चौक पर खड़े होकर जोर से घोषणा की, सुनो सुनो, जिसने भी मेरा गधा चुराया है उसे मेरी शुभकामनाएं। लेकिन एक चेतावनी भी, वह गधा कोई साधारण गधा नहीं है। गांव वाले चौंक गए। मतलब? मुल्ला रहस्यमय आवाज में बोले, वह गधा आधी रात को सपने में अपने मालिक से बात करता है। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या? एक बोलने वाला गधा? मुल्ला ने आगे कहा, हाँ, और आज रात वह सपने में मुझे बताएगा कि उसे किसने चुराया है। और सुबह होते ही मैं उस चोर के घर पहुंच जाऊंगा। अब गांव में खलबली मच गई। जिन लोगों ने मुल्ला के पैसे लौटाने थे वे पहले ही डरे हुए थे और अब गधे का मामला भी जुड़ गया। चोर, जिसने गधा चुराया था, भीड़ में ही खड़ा था। उसे पसीना आने लगा। उसने सोचा, अगर गधा सच में मुल्ला को बता देगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनका गधा उनके घर के बाहर बंधा हुआ था। गांव वाले दौड़कर आए। अरे, यह कैसे हुआ? गधा खुद लौट आया। मुल्ला मुस्कराए, नहीं, यह चोर का डर था जो गधे को यहां तक वापस खींच लाया। राजा भी यह खबर सुनकर दरबार में हंस पड़े। वाह मुल्ला, तुम्हारी चाल तो बड़ी गहरी निकली। मुल्ला मुस्कराए और धीरे से बोले, महाराज, अब असली खेल शुरू हुआ है। गधे की चोरी तो सुलझ गई, लेकिन वह चोर कौन था जिसने मुल्ला के पैसे चुराए थे? और क्या मुल्ला उसकी सच्चाई भी ऐसे ही उजागर करेंगे? क्या अब भी मुल्ला की चालाकी काम आएगी या इस बार चोर उनसे एक कदम आगे निकलेगा? जानने के लिए अगले भाग में देखिए मुल्ला नसीरुद्दीन और बुद्धिमान बच्चे की चुनौती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चोर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले, और वो भी बिना किसी जबरदस्ती के? मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा कमाल किया कि चोर ने खुद ही सारा सच उगल दिया। लेकिन कैसे? यही जानने के लिए सुनिए इस रोचक कहानी का अंतिम भाग।
गधे की वापसी के बाद भी गांव में खलबली मची हुई थी। हर कोई यह जानना चाहता था कि चोर कौन था जिसने मुल्ला के पैसे चुराए थे। लेकिन मुल्ला को कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह रोज की तरह अपने चबूतरे पर बैठे और गांव वालों को संबोधित करते हुए बोले, दोस्तों, मेरा गधा तो लौट आया, लेकिन चोर अभी भी छिपा हुआ है। लेकिन अब वह ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। गांव वालों ने पूछा, पर कैसे मुल्ला? मुल्ला ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोले, आज रात एक अजीब घटना होने वाली है। चोर जो भी होगा वह डर के मारे सो नहीं पाएगा। चोर जो भीड़ में छिपा हुआ था अब घबराने लगा। रात होते ही मुल्ला ने गांव में यह घोषणा करवा दी, कल सुबह गांव के सभी लोगों को मेरे घर आना होगा, क्योंकि मैं एक जादुई उपाय से चोर को पकड़ने वाला हूं। गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। मुल्ला क्या करने वाले हैं? सुबह हुई और पूरा गांव मुल्ला के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। मुल्ला ने सभी को एक कतार में खड़ा किया और कहा, देखो, मेरे पास एक जादुई घड़ा है। इस घड़े के अंदर एक अनोखा तोता है जो सिर्फ चोर को पहचानता है। गांव वाले हैरान रह गए। तोता जो चोर को पहचान सकता है? मुल्ला ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, मैं सभी लोगों को इस घड़े में हाथ डालने के लिए कहूंगा। जो भी चोर होगा उस पर यह तोता जोर से चिल्लाएगा। गांव वाले धीरे धीरे घड़े में हाथ डालने लगे। हर कोई डर और उत्सुकता से देख रहा था कि क्या सच में कुछ होगा। लेकिन चोर, जो पहले से ही डरा हुआ था, अब पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा, अगर मैंने घड़े में हाथ डाला और सच में तोते ने चिल्ला दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इस डर से उसने अपना हाथ घड़े में डाला ही नहीं। जब सभी लोग घड़े में हाथ डाल चुके थे, मुल्ला ने चुपचाप सभी के हाथ देखे और मुस्कुराए। फिर उन्होंने जोर से कहा, चोर को अब बाहर आना ही पड़ेगा। गांव वाले चौंक गए। मुल्ला, आपको कैसे पता चला? मुल्ला हंसे और बोले, यह घड़ा कोई जादुई नहीं था। मैंने सिर्फ इतना किया था कि घड़े के अंदर राख लगा दी थी। जो भी इसमें हाथ डालता उसके हाथ पर राख लग जाती। लेकिन असली चोर ने डर के मारे हाथ डाला ही नहीं, ताकि तोता उस पर चिल्लाए नहीं। गांव वालों ने अपने हाथ देखे, सभी के हाथों पर राख थी, सिवाय एक आदमी के। वह आदमी कांपने लगा और अचानक जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो मुल्ला, मैं ही चोर हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और मुल्ला के सारे पैसे वापस मिल गए। राजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने बिना किसी तलवार, बिना किसी धमकी के चोर को खुद से ही उसका जुर्म कबूल करवा दिया। यह तो कमाल हो गया। गांव के लोग भी हंसने लगे और बोले, मुल्ला की चालाकी का कोई जवाब नहीं। मुल्ला ने अपने पैसे वापस ले लिए, लेकिन उन्होंने गांव वालों को एक सीख भी दी। ध्यान रखना, कभी भी बिना सोचे समझे किसी को अपना पैसा मत दो। लालच में पड़कर खुद को मूर्ख मत बनाओ, वरना कोई न कोई चालाक व्यक्ति तुम्हें जरूर बेवकूफ बना देगा। गांव वालों ने सिर हिलाया और बोले, मुल्ला, तुम सच में कमाल के हो। मुल्ला हंसे और बोले, कमाल तो मेरा गधा है। अगर वह चोरी न हुआ होता तो शायद मैं यह सारा खेल रच ही नहीं पाता। पूरा गांव ठहाके लगाने लगा और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी अगली मस्ती भरी चाल के बारे में सोचते हुए अपने गधे पर बैठकर चलते बने। इस तरह मुल्ला ने अपनी चतुराई से न सिर्फ चोर को पकड़ लिया, बल्कि गांव वालों को भी एक अहम सबक सिखाया। अब बताइए, अगर आप मुल्ला की जगह होते तो क्या ऐसा ही कोई तरीका अपनाते? अगर यह कहानी पसंद आई तो और भी मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की मजेदार और रहस्यमयी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती।
कहानी 7। एक दिन गांव के कुछ अमीर और चालाक लोग मुल्ला नसीरुद्दीन को मूर्ख साबित करने के लिए एक खेल रचते हैं। वे उन्हें बुलाते हैं और उनके सामने दो सिक्के रखते हैं, एक साधारण चांदी का और दूसरा चमचमाता हुआ सोने का सिक्का। मुल्ला, देखो तुम्हारे लिए एक इनाम है। बताओ इनमें से कौन सा सिक्का तुम लेना चाहोगे? एक व्यापारी ने व्यंग्य से मुस्कराते हुए पूछा। मुल्ला कुछ पल सोचते हैं, फिर चांदी का सिक्का उठा लेते हैं। पूरा गांव ठहाके लगाने लगता है। अरे, यह आदमी सच में मूर्ख है। हर बार हम इसे सोने और चांदी में से चुनने को कहते हैं और यह हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता है। यह रोज का तमाशा बन गया था। गांव के लोग जब भी मजा लेना चाहते, वे मुल्ला को बुलाकर यही खेल खेलते और हर बार मुल्ला चांदी का सिक्का ही उठाते। बच्चे भी अब गली मोहल्ले में यही गाना गाने लगे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़ा है भोला, सोने को छोड़े चांदी को तोला। एक दिन एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ मुल्ला के पास आया और बड़ी मासूमियत से पूछा, मुल्ला चाचा, आप हमेशा चांदी का सिक्का ही क्यों उठाते हो? क्या आपको नहीं पता कि सोने का सिक्का ज्यादा कीमती होता है? मुल्ला मुस्कुराए और धीरे से बच्चे के कान में फुसफुसाए, अगर मैं सोने का सिक्का उठा लेता तो लोग मुझे बेवकूफ नहीं समझते और तब वे मुझे बार बार बुलाकर यह खेल नहीं खिलाते। हर बार चांदी का सिक्का उठाने से मेरे पास अब तक कितने सिक्के इकट्ठे हो चुके हैं, अंदाजा है तुम्हें? बच्चे की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मुल्ला ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ आगे कहा, पर क्या तुम्हें पता है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है? बच्चा चौंक गया। असली खेल? मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हाँ, और इस बार सोने का सिक्का मैं ही लूंगा, लेकिन ऐसी चालाकी से कि देने वाला भी खुशी से देगा। आखिर मुल्ला की योजना क्या थी? क्या वह अब गांव वालों को बेवकूफ बनाएंगे या फिर कोई और रहस्य छिपा था? अगले भाग में जानिए कि कैसे मुल्ला ने गांव वालों को उनके ही खेल में मात दे दी। क्या सच में बुद्धिमानी का मतलब हर बार चालाकी से बाजी मारना होता है? या कभी कभी हारने का ढोंग भी एक बड़ी जीत हो सकती है? मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई सिर्फ उनकी हाजिर जवाबी में नहीं थी, बल्कि उनके धैर्य और समझ में भी थी। और इस बार खेल बड़ा था। गांव के अमीर लोगों को जब यह पता चला कि मुल्ला जानबूझकर चांदी का सिक्का चुनते रहे, तो वे चिढ़ गए। उनके लिए यह मजाक अब एक चुनौती बन गया था। उन्होंने सोचा, अगर मुल्ला इतना ही होशियार है तो इस बार ऐसा जाल बिछाएंगे कि वह खुद फंस जाए। वे फिर से मुल्ला को बुलाते हैं। इस बार उनके पास न सिर्फ सोने और चांदी का सिक्का था, बल्कि कुछ और भी था। गांव के सबसे धनी व्यापारी ने कहा, मुल्ला, आज हम तुम्हें सिर्फ 2 सिक्कों में से चुनने का विकल्प नहीं देंगे, बल्कि 3 चीजों में से एक चुनने को कहेंगे। सामने रखी गई 1 सोने का बड़ा सिक्का, 2 चांदी का छोटा सिक्का, 3 एक थैली जिसमें कुछ अज्ञात रखा था। गांव वाले मुस्कुराए क्योंकि इस बार खेल बदल चुका था। मुल्ला ने सिक्कों और थैली को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने गांव वालों की आंखों में झांका, जहां एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर अचानक बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने थैली उठा ली। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। अरे, यह तो हद ही हो गई। थैली के अंदर क्या है यह भी नहीं देखा और उठा लिया। व्यापारी ने हंसते हुए थैली खोली और उसमें से निकला राख। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले जो लोग मुल्ला को बेवकूफ समझकर हंस रहे थे, अब वे खुद ही उलझन में पड़ गए थे। एक बच्चे ने हिम्मत करके पूछा,
मुल्ला चाचा, आपने यह क्यों चुना? इसमें तो कुछ भी नहीं था। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जब भी कोई तुम्हें जरूरत से ज्यादा विकल्प देने लगे तो समझ लेना कि उसके मन में कुछ चालबाजी है। अगर मैं सोने का सिक्का चुनता तो तुम सबको लगता कि अब मैं बुद्धिमान हो गया और मेरा मजाक बनाना बंद कर देते। अगर मैं चांदी का सिक्का चुनता तो तुम सोचते कि मैं अब भी बेवकूफ हूं। लेकिन मैंने तीसरा विकल्प चुना ताकि तुम सब खुद सोच में पड़ जाओ कि असली मूर्ख कौन है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को अब एहसास हो रहा था कि वे ही असली मूर्ख थे, जो हमेशा मुल्ला की बुद्धिमानी को परखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही दिन मुल्ला ने वही राख किसी और को बेच दी और बदले में मिला सोने का सिक्का। मगर यह कैसे हुआ? क्या राख की कोई जादुई ताकत थी, या फिर मुल्ला की चालाकी का कोई और खेल था? अगले भाग में जानिए कि कैसे राख का एक छोटा सा थैला मुल्ला को सबसे बड़ा इनाम दिला गया। क्या सच में राख बेकार होती है, या फिर हर चीज की कीमत उसके सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है? मुल्ला नसीरुद्दीन की यही खूबी थी, वह हर हालात को अपने पक्ष में मोड़ना जानते थे। और इस बार गांव वालों ने खुद उन्हें वह मौका दे दिया था। गांव के लोग मुल्ला की हरकत पर हंस रहे थे, लेकिन मुल्ला शांत थे। उन्होंने उसी थैली में से थोड़ी सी राख निकाली और सीधा गांव के राजा के महल में पहुंच गए। राजा के दरबार में हलचल थी। राजा अपने महंगे से महंगे रंगों से अपनी दीवार पर सुंदर चित्र बनवा रहा था, लेकिन एक बड़ी परेशानी थी, कोई भी रंग दीवार पर टिक नहीं रहा था। जैसे ही कोई चित्र बनता, थोड़ी ही देर में रंग फीका पड़ जाता या गिरने लगता। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई चीज है जिससे यह समस्या सुलझ सकती है। राजा चौंका, क्या? मुल्ला ने धीरे से अपनी थैली से राख निकाली और दीवार पर हल्का सा मल दिया। फिर चित्रकार ने रंग लगाया और आश्चर्य! इस बार रंग दीवार पर पूरी मजबूती से चिपक गया। राजा और दरबारी दंग रह गए। राजा ने खुशी से कहा, यह तो सच में जादू है। इसे कहां से लाए? मुल्ला मुस्कुराए, यह एक अनोखी राख है जिसे खास तरीके से बनाया जाता है। राजा इतने खुश हुए कि मुल्ला को इनाम में सोने के 10 सिक्के दे दिए। जब मुल्ला गांव लौटे तो लोग हैरान रह गए। जिन्हें लगता था कि मुल्ला ने बेकार चीज चुन ली थी, वही अब देख रहे थे कि वह सोने के सिक्कों के साथ लौटे थे। गांव का वही व्यापारी जिसने मुल्ला को मूर्ख बनाने की कोशिश की थी, आगे बढ़ा और बोला, मुल्ला, तुमने यह कैसे किया? मुल्ला हंसकर बोले, जिसे तुम बेकार समझते हो वह सही जगह पर कीमती हो सकता है। फर्क सिर्फ देखने के नजरिए का है। गांव वाले झेंप गए। वे जो मुल्ला का मजाक बना रहे थे, अब महसूस कर रहे थे कि असली समझदारी क्या होती है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी सिर्फ तेज दिमाग में नहीं, बल्कि सही मौके पर सही चाल चलने में होती है। कहानी 8। मुल्ला नसीरुद्दीन का एक गधा था, नाम था बुद्धू। पर असल में वह नाम का बुद्धू था, दिमाग से नहीं। मुल्ला उसे बहुत प्यार करते थे और दोनों की दोस्ती गांव में मशहूर थी। लेकिन यह गधा बड़ा ही जिद्दी था। अगर उसे कोई काम पसंद नहीं आता तो वह अड़ जाता और टस से मस नहीं होता। लोग हंसते और कहते, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो तुम्हारे ही जैसा है, अपनी ही धुन में रहने वाला। मुल्ला मुस्कुराते और कहते, हाँ, लेकिन यही तो इसकी खासियत है, यह किसी का गुलाम नहीं। गांव वाले इस पर हंसते, लेकिन जल्द ही उन्हें मुल्ला और उनके गधे से एक बड़ा सबक मिलने वाला था।
एक दिन कुछ गांव वाले आपस में बहस कर रहे थे। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? कोई कहता राजा, कोई कहता पैसा, कोई कहता हथियार। तभी किसी ने मजाक में कह दिया, अरे ताकतवर तो मुल्ला का गधा है। देखो कैसे हर जगह मस्ती से घूमता रहता है। सब हंसने लगे, लेकिन मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, अगर मेरा गधा सबसे ताकतवर है तो क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। गांव वाले चौंक गए, कैसे? मुल्ला ने बुद्धू के सामने एक गाड़ी रखी और कहा, अगर यह सबसे ताकतवर है तो यह गाड़ी खींचेगा। गांव वाले हंसने लगे, गधा तो वैसे भी गाड़ी खींचता ही है, इसमें क्या अनोखा है? मुल्ला मुस्कुराए, रुको, इसमें मैं कुछ और जोड़ता हूं। गधे का अनोखा जवाब। मुल्ला ने गाड़ी में सोने से भरी एक भारी पोटली रख दी और फिर बुद्धू को खींचने के लिए कहा, लेकिन बुद्धू जरा भी नहीं हिला। गांव वाले हंसने लगे, अरे यह तो ताकतवर नहीं निकला। अब क्या कहोगे मुल्ला? मुल्ला ने गहरी सांस ली और गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। तभी गधा आगे बढ़ा और गाड़ी खींचकर कुछ दूर ले गया। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ? मुल्ला हंसकर बोले, पहले यह गाड़ी खींचने से मना कर रहा था, क्योंकि यह समझदार है। जब तक इसे पता नहीं था कि इसमें क्या रखा है, तब तक यह टस से मस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इसे बताया कि इसमें सोना है, यह तुरंत चल पड़ा। समझे? गांव वाले सोच में पड़ गए। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो यह सिर्फ गधा नहीं, बल्कि दुनिया का असली रूप है। जब तक लोगों को यह नहीं पता होता कि उन्हें कुछ मिलेगा, वे कोई काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही उन्हें फायदा दिखता है, वे सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा कि मुल्ला का गधा वाकई बुद्धू नहीं, बल्कि सबसे चालाक था। तब से गांव में कहावत बन गई, अगर कोई गधे जैसा जिद्दी हो तो मत समझना कि वह बेवकूफ है, हो सकता है कि वह तुमसे ज्यादा होशियार हो। और इस तरह मुल्ला और उनके गधे ने एक बार फिर हंसी ठाकों के साथ लोगों को जिंदगी का बड़ा सबक सिखा दिया। कहानी 9। एक दिन मुल्ला अपने घर के आंगन में आराम से बैठे हुए थे। तभी उनका पड़ोसी गुस्से में लाल पीला होता हुआ उनके दरवाजे पर आ धमका। मुल्ला, यह क्या मजाक है? पड़ोसी चिल्लाया। मुल्ला ने आंखें खोलकर देखा, क्या हुआ भाई? आज सुबह सुबह सूरज से भी तेज क्यों चमक रहे हो? पड़ोसी गुस्से से बोला, तुमने मेरी रस्सी चुरा ली है। मुल्ला चौंककर बोले, क्या? रस्सी? कैसी रस्सी? वही रस्सी जो मैंने कल बाहर सुखाने के लिए डाली थी, आज गायब है। मुझे पूरा यकीन है कि वही तुम्हारे घर में होगी। अब तक गांव के और लोग भी तमाशा देखने इकट्ठा हो गए थे। वे जानते थे कि जब मुल्ला और कोई विवाद यानी हंसी ठिठोली की पूरी गारंटी। मुल्ला थोड़ी देर सोचते रहे, फिर गंभीरता से बोले, भाई मैं रस्सी चुराकर क्या करूंगा? वैसे भी तुम्हारी रस्सी तो बहुत छोटी थी। पड़ोसी भड़क गया, ओह, तो तुम्हें पता है कि मेरी रस्सी छोटी थी? यानी तुमने देखी थी? मुल्ला मुस्कुराए, हाँ देखी थी। लेकिन तुम्हें एक और बात बताऊं? क्या? पड़ोसी चिल्लाया, तुम्हारी रस्सी मेरे घर में नहीं है क्योंकि उसे मेरी बिल्ली खा गई। गांव वालों की आंखें फैल गईं। पड़ोसी अवाक रह गया, क्या बकवास कर रहे हो मुल्ला? कोई बिल्ली रस्सी कैसे खा सकती है? मुल्ला ने कंधे उचकाए और बोले, अरे भाई, अगर मेरी बिल्ली एक रस्सी खा सकती है तो रस्सी चुराने का आरोप मुझ पर क्यों? गांव में ठहाके गूंज उठे।
गांव वाले हंसते हंसते बोले, अरे पड़ोसी, अगर तुम्हारी रस्सी सच में बिल्ली खा गई तो अब तुम क्या कर सकते हो? पड़ोसी झेंप गया। उसने सिर खुजाया और धीरे से कहा, अच्छा छोड़ो मुल्ला, अगर मेरी रस्सी मिल जाए तो लौटा देना। मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर भाई। अगर मेरी बिल्ली इसे उगल दे तो सबसे पहले तुम्हें ही दूंगा। गांव में फिर से ठहाके गूंज उठे और पड़ोसी बिना कुछ कहे वहां से चला गया। और इस तरह मुल्ला ने बिना कोई बहस किए अपनी हाजिर जवाबी से झगड़े को खत्म कर दिया और गांव वालों के लिए हंसी का एक और मजेदार किस्सा छोड़ दिया। कहानी 10। बात उन दिनों की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में अपने मजाकिया और चतुर अंदाज के लिए मशहूर थे। एक दिन गांव के बाजार में दो आदमी आपस में लड़ते हुए मुल्ला के पास पहुंचे। पहला आदमी, मुल्ला साहब, इस धूर्त ने मेरा कीमती गधा चुरा लिया है। दूसरा आदमी, झूठ, ये गधा मेरा है, मैं इसे बचपन से पाल रहा हूं। गधा उनके बीच में खड़ा था, अपनी बड़ी बड़ी भोली आंखों से इधर उधर देख रहा था, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रहा कि उसका असली मालिक कौन है। गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। कुछ ने कहा, मुल्ला जल्दी कुछ करो, अगर फैसला अभी नहीं हुआ तो ये लोग एक दूसरे की गर्दनें उड़ा देंगे। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की, दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, हम। गधा किसका है ये तय करना मुश्किल नहीं है, पर पहले एक परीक्षा होनी चाहिए। मुल्ला ने दोनों से कहा, हम जानते हैं कि जानवर अपने मालिक को पहचानते हैं। अगर तुम दोनों इस गधे के असली मालिक हो तो यह तुम्हारी आवाज पहचान लेगा। अब तुम दोनों इसकी आंखों में देखकर इसे पुकारो। पहले आदमी ने आगे बढ़कर गधे को पुकारा, ओ मेरे गधे, आओ मेरे पास। गधा जरा भी हिला नहीं। उसने आंखें बंद कीं और ऐसे खड़ा रहा जैसे किसी गहरी सोच में हो। अब दूसरे आदमी की बारी थी। वह गधे के पास गया और बोला, ओ मेरे मासूम प्यारे दोस्त, मेरी तरफ देखो। और तब चमत्कार हो गया। गधा तेजी से उस आदमी के पास भागा और उसके पैरों से लिपट गया, जैसे बरसों बाद अपने मालिक से मिला हो। लोग तालियां बजाने लगे। पहला आदमी गुस्से से लाल हो गया, ये कोई न्याय नहीं। मैंने इस गधे को बचपन से पाला है। मुल्ला ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, अभी न्याय पूरा नहीं हुआ। असली मालिक की पहचान का एक और तरीका है। मुल्ला ने गधे को पकड़कर उसकी कान में कुछ फुसफुसाया। फिर गांव वालों की ओर मुड़कर बोले, अब ये गधा खुद बताएगा कि उसका मालिक कौन है। सभी लोग चौंक गए। गधा कैसे बताएगा? क्या मुल्ला को सच में गधों की भाषा आती है? और तभी गधा जोर जोर से रेंकने लगा और कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। गधे की हरकत देखकर पहला आदमी चौंक गया, दूसरा आदमी हंस पड़ा और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पगड़ी उतारकर हवा में उछालने लगे। लेकिन आखिर गधे ने ऐसा क्या किया? कैसे मुल्ला की ये चाल सच साबित हुई? और इस पूरे मामले का मुल्ला की अनोखी सवारी से क्या कनेक्शन है? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन की अनोखी सवारी। क्या आपने कभी सुना है कि कोई गधा अपने मालिक को चुन ले और फिर ऐसी हरकत कर दे कि पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो जाए? नहीं सुना? तो आज सुनिए मुल्ला नसीरुद्दीन की सबसे अनोखी और रहस्यमयी सवारी की कहानी। पिछली कहानी में जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। पूरा गांव हक्का बक्का खड़ा था क्योंकि गधा अचानक जोर जोर से रेंकने लगा और सीधा मुल्ला नसीरुद्दीन के पैरों में आकर लौट गया। गांव वाले चौंक गए। पहला आदमी गुस्से से चिल्लाया, मुल्ला, तुमने जादू टोना कर दिया है।
ये गधा मेरा है, फिर ये तुम्हारे पैरों में क्यों गिर पड़ा? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, जादू नहीं, ये न्याय का खेल है। इसका असली मालिक कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। दूसरा आदमी भी मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया, ये गधा होशियार है। इसे पता है कि असली समझदारी कहाँ है। पहला आदमी जिद करता रहा, लेकिन मुल्ला ने उसे प्यार से समझाया, भाई, अगर ये गधा तेरा होता तो तुझे देखकर भागता नहीं, मेरे पास नहीं आता। अब तू चाहो तो इसे अपना समझकर रो सकता है या मेरी तरह हंस सकता है। आखिरकार वह आदमी हार मानकर चला गया और गधा मुल्ला का हो गया। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होना था। मुल्ला ने उस गधे को प्यार से देखा और कहा, अब जब तूने खुद मुझे चुना है तो चल, आज से तू मेरी शाही सवारी बनेगा। गांव के लोग मुल्ला को चिढ़ाने लगे। अरे मुल्ला, राजा घोड़े पर चलते हैं और तुम इस गधे पर? क्या तुम्हें गधे से ज्यादा सस्ती कोई सवारी नहीं मिली? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यही तो फर्क है। राजा को घोड़ा चलाना आता है, मुझे गधा चलाना आता है। फिर वे गधे पर चढ़ गए, लेकिन उनकी सवारी कुछ अजीब थी। मुल्ला गधे पर उल्टा बैठ गए, पीठ आगे और मुंह पीछे। गांव वाले फिर हंसने लगे। मुल्ला, तुम उल्टे क्यों बैठे हो? तुम्हें डर लग रहा है क्या? मुल्ला ने धीरे से अपनी पगड़ी ठीक की, मुस्कुराए और कहा, डर तो तुम लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि मैं गधे पर नहीं, गधा मुझे लेकर जा रहा है। गांव वालों की हैरानी और गधे का खेल। अब पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी हंसी रुक गई और चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। गधा अचानक अपनी मस्ती में आ गया और दौड़ पड़ा। वह कभी इधर भागता, कभी उधर, कभी मेले में जाकर मिठाइयों की दुकान पर हमला कर देता, तो कभी कुएं के पास जाकर रुक जाता। गांव के लोग चिल्लाने लगे, अरे मुल्ला, संभालो इसे। यह गधा तो तुम्हारी सवारी नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें घुमा रहा है। लेकिन मुल्ला एकदम शांत बैठे थे, जैसे कि यही उनकी योजना थी। गधा आखिर किस दिशा में भागा? मुल्ला क्या सच में इस गधे को काबू कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच में एक साधारण गधा था या इसके पीछे कोई और रहस्य था? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन और जादुई सिक्का। क्या आपने कभी सुना है कि एक मामूली सिक्का किसी को अमीर बना सकता है? नहीं सुना? तो सुनिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक साधारण से दिखने वाले सिक्के से पूरा गांव चौंका दिया। पिछली कहानी जहां खत्म हुई थी, वहीं से शुरू करते हैं। गधा मुल्ला को लेकर गांव की गलियों में इधर उधर भाग रहा था। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे, लेकिन मुल्ला के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। गधा दौड़ता दौड़ता सीधा गांव के सबसे बड़े बाजार में जा पहुंचा और वहां एक मिठाई की दुकान के सामने जाकर रुक गया। मुल्ला ने राहत की सांस ली, मगर तभी गधा जोर से रेंका और दुकान के आगे रखी मिठाइयों पर झपट पड़ा। दुकानदार चिल्लाया, अरे मुल्ला, तुम्हारा गधा मेरी जलेबियां खा रहा है। मुल्ला आराम से गधे से उतरे, अपनी पगड़ी ठीक की और बोले, भाई, गधा खुद तो मिठाई खरीद नहीं सकता, इसलिए ये मेरी तरफ से। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना सा सिक्का निकालकर दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने सिक्का हाथ में लिया और आंखें चौड़ी करी, अरे वाह, यह तो बहुत पुराना और कीमती सिक्का है। इसे तो राजा भी खरीदने को तैयार हो जाएगा। बात फैली और कुछ ही देर में पूरा बाजार उस सिक्के को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। गांव का साहूकार भी वहां पहुंचा और बोला, मुल्ला, अगर यह सिक्का मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 10 अशर्फिया दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए, बस 10?
साहूकार जी, यह सिक्का तो बहुत अनमोल है। मैं इसे एक सोने की थैली से कम में नहीं दूंगा। साहूकार सोच में पड़ गया। और तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया, जिसने उस सिक्के को देखते ही पहचान लिया। अरे, यह तो वही सिक्का है जो सालों पहले राजा के खजाने से गायब हुआ था। अगर राजा को पता चला कि यह मुल्ला के पास है, तो इन्हें तुरंत पकड़वा देगा। अब सबकी आंखें मुल्ला पर टिक गईं। बाजार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने धीरे से पगड़ी को ठीक किया, फिर सिक्के को उंगलियों में घुमाते हुए बोले, अगर यह राजा का खजाना था, तो राजा को इसके बिना फर्क ही नहीं पड़ा। मगर अब जब यह सिक्का मेरे पास आ गया, तो अचानक सबको इसकी कीमत समझ में आने लगी। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। साहूकार ने झटपट कहा, मुल्ला, मैं एक सोने की थैली देने को तैयार हूं। मुल्ला ने सिक्के को गौर से देखा, फिर एक शरारती मुस्कान के साथ बोले, सिक्का मैं बेच तो दूंगा, मगर पहले यह तो तय हो कि यह असली है या नकली। अब सभी चौंक गए। क्या मतलब मुल्ला? अगर यह नकली निकला तो? मुल्ला ने सिक्के को ऊपर उछाला। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिक्का गिरते ही एकदम हवा में घुल गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। क्या मुल्ला ने कोई जादू किया था? या यह सिक्का वाकई कोई रहस्यमयी चीज थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मुल्ला की नई चाल थी या सच में कोई जादुई घटना? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन और हुक्मरान का सवाल। क्या आपने कभी सुना है कि एक सीधा साधा सवाल किसी की किस्मत बदल सकता है? नहीं सुना? तो सुनिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा के एक अजीब सवाल का ऐसा जवाब दिया कि पूरी दरबार सभा दंग रह गई। पिछली कहानी जहां खत्म हुई थी, वहीं से आगे बढ़ते हैं। पूरा बाजार स्तब्ध खड़ा था। मुल्ला ने जैसे ही सिक्के को हवा में उछाला, वह अचानक गायब हो गया। साहूकार, दुकानदार और गांव वाले आंखें फाड़कर देखने लगे। ये सिक्का कहाँ गया? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, जो चीज मेरी थी ही नहीं, वो मेरे पास टिकती कैसे? भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कुछ बोले यह मुल्ला की चालाकी है, तो कुछ बोले नहीं, इसमें जरूर कोई जादू है। लेकिन असली मुसीबत तो तब आई जब ये खबर राजा तक पहुंची। अगले ही दिन राजा का सिपाही मुल्ला के पास आया और कहा, मुल्ला, राजा साहब ने तुम्हें तुरंत दरबार में बुलाया है। उन्होंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई सिक्का था जो अचानक गायब हो गया। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाई, पगड़ी को ठीक किया और धीरे से मुस्कुराए, अच्छा, तो अब राजा साहब भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं? चलो देख लेते हैं कि बाजार के तमाशे से बड़ा तमाशा दरबार में होता है या नहीं। मुल्ला जब दरबार पहुंचे तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और पूरी सभा में दरबारी, मंत्री और सिपाही कतार में खड़े थे। राजा ने गहरी आवाज में पूछा, मुल्ला, सुना है तुम्हारे पास एक ऐसा सिक्का था जो गायब हो गया। यह कैसे हुआ? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, हर सिक्के की एक नियति होती है। कुछ सिक्के बाजार में घूमते हैं, कुछ तिजोरी में छिपते हैं और कुछ अपने असली मालिक के पास लौट जाते हैं। राजा थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने दूसरा सवाल दाग दिया, ठीक है, सिक्का गया सो गया, मगर अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर इसका सही जवाब दिया तो तुम्हें सोने से तौल दूंगा, और अगर गलत दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि राजा कैसा सवाल पूछने वाला है। राजा ने थोड़ा झुककर गंभीर आवाज में पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुल्ला का दिमागी खेल।
मंत्री बोले, महाराज, सबसे बड़ी ताकत सेना होती है। दरबारी बोले, नहीं नहीं, सबसे बड़ी ताकत धन होता है। कोई बोला, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। मुल्ला मुस्कुराए, दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, महाराज, सबसे बड़ी ताकत भूख है। राजा चौंक गया, भूख? यह कैसी बेवकूफी भरी बात है। मुल्ला बोले, महाराज, भूख से बड़ी कोई ताकत नहीं। सेना भी भूख से हार जाती है, धन भी भूख में बेकार हो जाता है, और भूख लग जाए तो ज्ञानी भी रोटी के लिए पागल हो सकता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सोच में पड़ गया। फिर अचानक वह जोर से हंसा और बोला, मुल्ला, तुम सही कहते हो। तुम्हारे जवाब ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि मुल्ला को एक सोने की थैली इनाम में दी जाए। लेकिन तभी मुल्ला ने कहा, महाराज, इनाम बाद में दीजिए, पहले मुझे एक और सवाल पूछने दीजिए। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल? मुल्ला ने धीरे से कहा, अगर दुनिया में भूख ही सबसे बड़ी ताकत है तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा यह सुनते ही गहरे सोच में पड़ गया। अब सवाल यह था कि राजा इसका क्या जवाब देगा। क्या मुल्ला का यह सवाल राजा को उलझन में डाल देगा? और क्या इस सवाल का कोई ऐसा जवाब है जो सभी को हैरान कर दे? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन और अक्लमंदी की पहचान। क्या आपने कभी सुना है कि एक आसान सा सवाल किसी को बौना साबित कर सकता है? नहीं सुना? तो सुनिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा के दरबार में ऐसा सवाल किया कि सभी दरबारी अपना सिर खुजलाने लगे और खुद राजा सोच में पड़ गया। राजा का उलझन और दरबार का सन्नाटा। पिछली कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। राजा के दरबार में सन्नाटा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब यह सवाल किया, अगर दुनिया में भूख सबसे बड़ी ताकत है तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो राजा एक पल के लिए सोच में पड़ गया। मंत्री बोले, महाराज, सबसे बड़ी कमजोरी डर होता है। दरबारी बोले, नहीं नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी गरीबी होती है। कोई बोला, लालच सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या सबसे बड़ी कमजोरी है? मुल्ला मुस्कुराए, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, सबसे बड़ी कमजोरी अक्ल का ना होना है। पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने भौहें टेढ़ी की, मतलब? मुल्ला बोले, महाराज, अगर अक्ल है तो इंसान भूख को भी मात दे सकता है, डर को भी, गरीबी को भी, लालच को भी। लेकिन अगर अक्ल नहीं है तो चाहे वह राजा हो या रंक, वह खुद अपनी ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। राजा ने ठहाका लगाया और बोले, वाह मुल्ला, तुमने फिर एक गूढ़ बात कह दी। लेकिन तभी दरबार में बैठे एक बुद्धिमान दरबारी ने तंज कसते हुए पूछा, अगर अक्ल ही सब कुछ है तो बताओ मुल्ला, अक्लमंद इंसान की असली पहचान क्या होती है? पूरा दरबार फिर सन्नाटे में डूब गया। अब सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाई, पगड़ी को थोड़ा सीधा किया और बोले, अच्छा सवाल किया है। चलो, इसका जवाब ऐसे ही नहीं दूंगा, पहले मैं एक परीक्षा लूंगा। फिर मुल्ला ने दरबार में बैठे दो लोगों को बुलाया। एक था राजा का सबसे होशियार मंत्री और दूसरा था एक सीधा सादा किसान। मुल्ला ने दोनों को एक एक कटोरी दूध दिया और कहा, अगर तुम दोनों सच में अक्लमंद हो तो इस दूध से मक्खन निकालकर दिखाओ। मंत्री चौंक गया, मुल्ला, बिना मथे हुए कोई दूध से मक्खन कैसे निकाल सकता है? लेकिन किसान मुस्कुराया, मुल्ला, इस दूध से मक्खन निकालना है तो पहले इसे दही में बदलना पड़ेगा और फिर मथना पड़ेगा। मुल्ला ने ताली बजाई और बोले,
बस यही है अक्लमंदी की पहचान। अक्लमंद वही होता है जो हालात को समझकर सही तरीका अपनाए, जबकि मूर्ख वह होता है जो चीजों को ज्यों का त्यों देखकर ही हार मान ले। राजा ने यह सुना और खुश होकर बोला, मुल्ला, तुम्हारी बातें हमेशा हमें नई सीख देती हैं। इस जवाब पर मैं तुम्हें एक और सोने की थैली इनाम में देता हूँ। मुल्ला ने हंसते हुए सोने की थैली ली और धीरे से बोले, महाराज, अगर अक्ल ही असली पहचान है तो एक आखिरी सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुराकर कहा, पूछो मुल्ला। मुल्ला ने थोड़ा झुककर गहरी आवाज में कहा, अगर अक्ल ही असली ताकत है तो सबसे बेवकूफी की निशानी क्या होती है? अब पूरा दरबार फिर से सोच में पड़ गया। क्या राजा इस सवाल का जवाब दे पाएगा? क्या मुल्ला का यह सवाल दरबारियों को उलझन में डाल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सवाल का जवाब राजा की इज्जत को ठेस पहुंचा सकता है? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन और सबसे बड़ी बेवकूफी। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? नहीं सोचा? तो सुनिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा के दरबार में ऐसा सवाल दागा कि बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ गए और खुद राजा को अपना उत्तर बदलना पड़ा। पिछली कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से आगे बढ़ते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा से पूछा था, अगर अक्ल सबसे बड़ी ताकत है तो सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होती है? पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर गलत जवाब दिया तो मुल्ला फिर से अपनी चतुराई से उन्हें शर्मिंदा कर सकता था। राजा ने माथे पर शिकन डाली और बोले, मुल्ला, यह तो आसान है। सबसे बड़ी बेवकूफी अज्ञानता होती है। मंत्री ने हामी भरी, जी महाराज, अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो वह बेवकूफ ही कहलाएगा। मुल्ला हल्के से मुस्कुराए, अपनी पगड़ी को ठीक किया और बोले, महाराज, अगर अज्ञानता ही सबसे बड़ी बेवकूफी होती तो दुनिया के हर बच्चे को बेवकूफ कहा जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। बेवकूफी अज्ञानता नहीं, बल्कि यह है कि इंसान को जब सच पता हो फिर भी वह गलत चीज को सच माने। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने भौहें उठाई, मतलब? मुल्ला बोले, महाराज, असली बेवकूफ वह नहीं होता जिसे सच मालूम न हो, बल्कि वह होता है जो जानबूझकर झूठ को सच मान ले और सही रास्ते पर चलने से इनकार कर दे। राजा अभी भी उलझन में थे तो मुल्ला ने अपनी बात साबित करने के लिए एक खेल खेला। उन्होंने दरबार के दो लोगों को बुलाया। पहला था एक अमीर व्यापारी और दूसरा एक गरीब किसान। मुल्ला ने दोनों के सामने दो थालियां रखीं। एक थाली में गर्म गर्म रोटियां रखी थीं और दूसरी थाली में सोने के सिक्के। मुल्ला ने दोनों से कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसे उठाओ। व्यापारी ने झटपट सोने के सिक्के उठा लिए और खुश होकर बोला, मुल्ला, यह तो मेरा इनाम हो गया। लेकिन गरीब किसान ने सिर झुकाया, रोटी उठाई और बोला, मुल्ला, मेरा पेट खाली है, अगर अभी खाना नहीं खाया तो मैं ये सोने के सिक्के लेकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुल्ला मुस्कुराए, फिर दरबार की ओर घूमकर बोले, अब बताइए, इन दोनों में से असली बेवकूफ कौन है? राजा ने व्यापारी की ओर देखा और फिर गरीब किसान की ओर। अब तक दरबारियों को भी समझ आ चुका था कि असली बेवकूफी यह नहीं कि किसी के पास कितना ज्ञान है या कितना पैसा है, बल्कि यह है कि कोई इंसान अपनी जरूरत के समय भी गलत फैसला करे। राजा ने ठहाका लगाया और बोले, मुल्ला, आज फिर तुमने हमें एक बड़ी सीख दे दी। सच में सबसे बड़ी बेवकूफी यही है कि इंसान सच को जानकर भी झूठ को पकड़े रहे। राजा ने आदेश दिया कि गरीब किसान को इनाम में सोने की थैली दी जाए। मुल्ला मुस्कुराए,
लेकिन तभी वे राजा की ओर झुके और धीरे से बोले, महाराज, अब मुझे भी एक इनाम चाहिए। राजा ने हंसते हुए पूछा, क्या इनाम चाहते हो मुल्ला? मुल्ला ने शरारती अंदाज में कहा, बस एक सवाल और पूछने का मौका। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या सवाल? मुल्ला धीरे से मुस्कुराए और बोले, अगर सबसे बड़ी बेवकूफी झूठ को सच मानना है तो सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? अब दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। क्या राजा इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा? क्या यह सवाल किसी गहरी साजिश का इशारा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुल्ला इस बार राजा को फंसा रहे थे? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन और सबसे बड़ा धोखा। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के साथ सबसे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? नहीं सोचा? तो सुनिए कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा के सामने ऐसा सवाल रखा कि पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, और फिर जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। राजा की उलझन। मुल्ला का सवाल सुनकर राजा सोच में पड़ गया। अगर सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि कोई झूठ को सच माने तो सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? मंत्री बोले, महाराज, सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपना ही आपको धोखा दे। दरबारी बोले, नहीं नहीं, जब किसी को उसकी मेहनत का फल न मिले वही सबसे बड़ा धोखा है। कोई और बोला, विश्वासघात सबसे बड़ा धोखा है। राजा ने भी सिर हिलाया और बोले, हाँ मुल्ला, शायद सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई जिसे तुम अपना समझते हो वही तुम्हें धोखा दे। मुल्ला मुस्कुराए, अपनी पगड़ी ठीक की और धीरे से बोले, नहीं महाराज, सबसे बड़ा धोखा वह होता है जो इंसान खुद अपने आप से करे। दरबार में सन्नाटा। राजा चौंक गए, मतलब? मुल्ला बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जब इंसान खुद को धोखा देने लगे, जब वह अपनी असली पहचान भूल जाए, जब वह सच को जानकर भी आंखें मूंद ले, जब वह अपनी आत्मा की आवाज न सुने। यही सबसे बड़ा धोखा है। राजा गहरी सोच में पड़ गए। मुल्ला आगे बोले, जो आदमी खुद को धोखा दे वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जो खुद को बहलाकर गलत रास्ते पर चलता रहे वही असली हारा हुआ इंसान होता है। और जो अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर कोई काम करे वही सबसे ज्यादा पछताता है। अब राजा की आंखों में एक नई समझ चमक उठी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मुल्ला, तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी। मुल्ला की आखिरी सीख। राजा ने आदेश दिया कि मुल्ला को भारी इनाम दिया जाए, लेकिन मुल्ला ने हंसते हुए हाथ जोड़ लिए और बोले, महाराज, असली इनाम मुझे मिल चुका है। अगर मेरी बातों से एक भी इंसान खुद को धोखा देने से बच गया तो वही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। राजा और पूरा दरबार भावुक हो गया। मुल्ला ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, अब समय आ गया है कि मैं चलूं। आखिरकार जब सवाल खत्म हो गए तो मुल्ला का काम भी खत्म हो गया। और यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी घोड़ी पर चढ़े और अपनी खास अदा में मुस्कुराते हुए दूर निकल पड़े। पीछे रह गया एक राजा जो पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान हो चुका था, और एक दरबार जहां हर कोई सोच रहा था, क्या हम भी खुद को धोखा दे रहे हैं? समाप्त। कहानी 11। एक दिन गांव में अफरातफरी मच गई। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा अचानक गायब हो गया। गांव के लोग उनके पास दौड़े आए। मुल्ला, तुम्हारा गधा कहीं दिख नहीं रहा। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई, गहरी सांस ली और बोले, अगर गधा खुद गया होता तो मुझे जरूर बताकर जाता। इसका मतलब किसी ने उसे चुरा लिया है। गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। पर किसने चुराया होगा?
मुल्ला मुस्कराए और बोले, अब देखना, चोर खुद ही आकर अपना गुनाह कबूलेगा। मुल्ला गांव के चौक में खड़े हुए और जोर से बोले, सुनो सुनो, जिसने भी मेरा गधा चुराया है उसे मेरी शुभकामनाएं। पर उसे एक बात जान लेनी चाहिए, वह गधा कोई साधारण गधा नहीं है। गांव वाले चौंक गए। मतलब? मुल्ला रहस्यमय आवाज में बोले, वह गधा हर रात अपने सपनों में मुझे सब कुछ बता देता है। हाँ, आज रात वह सपने में मुझसे बात करेगा और चोर का नाम बताएगा। गांव में खलबली मच गई। क्या? एक बोलने वाला गधा? अब असली चोर, जो भीड़ में ही छिपा था, पसीने पसीने हो गया। उसने सोचा, अगर गधा सच में मुल्ला को बता देगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, मुल्ला अपने आंगन में बैठे थे। तभी उन्होंने देखा, उनका गधा दरवाजे पर बंधा हुआ था। गांव वाले दौड़कर आए। अरे, यह कैसे हुआ? गधा खुद लौट आया। मुल्ला मुस्कराए, नहीं, यह चोर का डर था जिसने उसे वापस लाने पर मजबूर कर दिया। राजा के सैनिक भी यह खबर सुनकर दरबार में हंस पड़े। वाह मुल्ला, तुमने तो बिना किसी तलवार के चोर को हरा दिया। मुल्ला हंसते हुए बोले, महाराज, जब तक अक्ल है तब तक तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांव वाले हंसने लगे और चोर खुद ही डर के मारे सामने आ गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी हाजिर जवाबी से गधे को वापस पा लिया और गांव वालों को यह सिखाया कि कभी कभी बुद्धि ताकत से ज्यादा काम आती है। तो बताइए, अगर आप मुल्ला की जगह होते तो क्या ऐसा ही कोई तरीका अपनाते? अगर यह कहानी पसंद आई तो और भी मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए। जब चोर डर के मारे खुद ही सामने आ गया तो पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। मुल्ला, तुम्हारी चालाकी ने चोर को खुद ही पकड़वा दिया। गांव के लोग हंसते हुए बोले। मुल्ला मुस्कराए और बोले, चालाकी नहीं दोस्तों, सिर्फ समझदारी। जब चोर को लगा कि उसका राज खुलने वाला है तो उसने खुद ही सच उगल दिया। राजा ने चोर को दंड देने का आदेश दिया और मुल्ला का गधा अब फिर से उनके पास था। मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और कहा, चल बे गधे, अब तो तेरा सपना भी मशहूर हो गया। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे और मुल्ला अपने गधे पर बैठकर चलते बने, किसी नई चालाकी भरी कहानी को जन्म देने। अंत।